ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है लोकोमोशन मूवमेंट का, वो है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। और इसको हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से समझने जा रहे हैं। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया है, हम लोगों ने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि लोकोमोशन मूवमेंट होता क्या है। उसके बाद में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मूवमेंट बताए थे, जिसमें 3 टाइप के मूवमेंट मैंने आपको बताए हैं, जिसमें अमोइबल मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट था। एक एडिशनल मूवमेंट और मैंने आपको बताया था, फ्लैजेलर मूवमेंट। उसके बाद में हम लोगों ने मसल्स टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने मसल्स की प्रॉपर्टी देखी थी, और हम लोगों ने 3 टाइप ऑफ मसल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें स्केलेटल मसल्स हो जाती है, स्मूथ मसल्स हो जाती है और कार्डियक मसल हो जाती है। हमारे सिलेबस में जो है बेटा स्केलेटल मसल्स थी डिटेल में, जिसके बारे में हम लोगों ने समझा और उसका पूरा क्रॉस सेक्शन देखा हम लोगों ने स्केलेटल मसल का, जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि स्केलेटल मसल जो होती है बहुत सारे मसल बंडल से मिलकर बनती है, और एक मसल बंडल्स में बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। एक मसल फाइबर बहुत सारे मायोफाइब्रिल से मिलकर बनता है, और एक मायोफाइब्रिल जो बना हुआ होता है वो एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन का फिर हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर समझा तो हमको ये समझ आया कि एक्टिन एंड मायोसिन का अरेंजमेंट इस तरह से है कि स्केलेटल मसल्स हमको स्ट्राइटेड दिखती है, और एक्टिन और मायोसिन जो है वो एक थिन फिलामेंट होता है, एक्टिन, और मायोसिन जो होता है वो थिक फिलामेंट होता है। और पर्टिकुलरली जब स्लाइडिंग होती है तो एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट। फिर मैंने आपको जो सार्कोमियर है, एक फंक्शनल कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट जो होती है मसल की, मसल फाइबर की, वो मैंने आपको समझाया था कि 2 सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो एरिया होता है, जो पोर्शन होता है जिसमें एक्टिन और मायोसिन का जो अरेंजमेंट होता है, उसको हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने एच जोन के बारे में डिस्कस किया था, हम लोगों ने जेड लाइन के बारे में डिस्कस किया था, एम लाइन के बारे में डिस्कस किया था, और साथ ही साथ हम लोगों ने आई बैंड और ए बैंड के बारे में भी डिस्कस किया था। इसके बाद में मैंने आपको एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। और इसी के साथ हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग आज मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम लोग जो समझेंगे बेटा वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से समझेंगे। एक थ्योरी दी गई है जिसमें यह समझाया गया है कि कैसे एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, और इसकी वजह से जो होती है मसल शॉर्टन हो जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और उसी की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए बेटा, ये फर्स्ट स्लाइड है, और इस डायग्राम के थ्रू, ये एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है बेटा, अगर इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये समझाने वाला हूं कि किस तरह से जो एक मोटर न्यूरॉन है वो एक कैसे इंपल्स आती है उधर से, और कैसे वो पर्टिकुलरली जो सार्कोलेमा होती है मसल फाइबर की, उसको स्टिमुलेट करता है, उसको डीपोलराइज करता है। एंड जैसी मसल जो फाइबर होते हैं उसकी मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है, तो वहां से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, और कैल्शियम आयन फिर वो क्या करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। चलिए देखते हैं बेटा, यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको दे रखा है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय द सिग्नल्स फ्रॉम सीएनएस। सीएनएस का मतलब ये हो गया बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए कोई भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा तो जितने भी सिग्नल्स हैं वो कहां से आएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। देखिए सबसे पहली बात तो हमको ये पता होनी चाहिए जो स्केलेटल मसल्स है वो वॉलंटरी मसल्स है, एंड वॉलंटरी मसल जो कंट्रोल होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। तो यहां से जो न्यूरॉन्स आते हैं, ये आप नर्वस सिस्टम में बहुत अच्छे से समझेंगे बात, जो न्यूरॉन्स आते हैं जो मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, स्केलेटल मसल्स को, उनको हम लोग बोलते हैं बेटा मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो आपको बना रखा है ये मोटर न्यूरॉन हो गया, ये वाला जो पोर्शन है दिस वन इज द मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ये आपको एक मोटर न्यूरॉन दिख रहा है ना। अब ये जो मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन का एक सिनेप्टिक टर्मिनल दिख रहा है आपको, और इसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। जब आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझेंगे डिटेल के अंदर नर्वस सिस्टम में, वहां पे और इसको आपको डिटेल में बताया जाएगा, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया न्यूरॉन का। यहाँ पे आप जो ये एरो देख रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्शन पोटेंशियल है। दिस वन इज द एक्शन पोटेंशियल, इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है, क्योंकि जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल। मैंने आपको मसल्स के अंदर भी एक प्रॉपर्टी बताई थी, 4 प्रॉपर्टी बताई थी बेटा। एक मैंने कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बताई थी, इलास्टिसिटी बताई थी, एक्सटेंसिबिलिटी बताई थी। उसी के साथ साथ मैंने आपको 4th प्रॉपर्टी बताई थी विच इज कॉमन इन न्यूरॉन एंड मसल इज द एक्साइटेबिलिटी। तो ये जो प्रॉपर्टी है बेटा एक्साइटेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन ये पर्टिकुलरली क्या हो सकता है, एक्साइट हो सकता है, और यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये जो वोल्टेज है, जैसे ये वोल्टेज इसके सिनेप्टिक टर्मिनल पे पहुंचेगा बेटा, तो यहाँ पे होती है सिनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होता है बेटा कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिसको हम लोग एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं।
एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर कहां, इस वेसिकल्स में स्टोर रहते हैं, और जैसे ये एक्शन पोटेंशियल यहां पहुंचता है तो ये क्या होते हैं, वेसिकल्स, ये जो सिनेप्टिक, ये जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है, इस सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाके फ्यूज हो जाते हैं वो, और जैसे ही यहाँ पे फ्यूज होते हैं इट विल रिलीज इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो आप जो ये वाली जो दूसरे कलर में आप जो लाइन देख रहे हैं, ये जो आप जो देख रहे हैं, दिस वन इज द सार्कोलेमा। बेटा ये जो है सार्कोलेमा है। सार्कोलेमा का मतलब ये हो गया कि ये जो पर्टिकुलरली आपका मसल फाइबर का पार्ट हो गया, दिस वन इज द सार्कोलेमा। तो रेड वन इज द सार्कोलेमा, देखिए इधर लेबलिंग भी करी हुई है कि दिस वन इज द सार्कोलेमा। और ये जो मेम्ब्रेन है ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, मतलब ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, और ये सार्कोलेमा हो गई। अब यहाँ पे देखिए सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन है, और ये यहाँ पे आके फ्यूज हुए और एसिटाइल कोलिन जो है इस एरिया में रिलीज हो गए। तो इसको हम लोग और अच्छे कलर में बता सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे आके ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है इसके लिए सार्कोलेमा के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहेंगे, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स बोलते हैं बेटा इसको। अगर इधर से एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जैसे ये देखिए आप एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और इस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के ऊपर जैसे ही एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है, बिल्कुल ये बिल्कुल है ना स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर एंड एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन सार्कोलेमा, ये इसके ऊपर बाइंड किया। जैसे ये इसके ऊपर बाइंड किया तो यहाँ पे ये जो सार्कोलेमा है, ये सार्कोलेमा के ऊपर कुछ सोडियम आयन चैनल्स होते हैं, और उसके साथ में वो सोडियम आयन चैनल्स खुल जाते हैं। देखिए ये खुल गया, और मान लीजिए कि इसके अंदर जो होता है सोडियम का इनफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सोडियम का इनफ्लक्स स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही सोडियम का इनफ्लक्स स्टार्ट होता है, इनिशियली जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर चार्ज जो रहता है बाहर की तरफ में पॉजिटिव रहता है, ठीक है, और अंदर की तरफ में क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। इसको हम लोग पोलराइज बोलते हैं बेटा, ठीक है। जब बाहर क्या रहे, पॉजिटिव रहे, और अंदर नेगेटिव रहे, तो इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइज मेम्ब्रेन बोलते हैं। पोलराइज मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, ये पोलराइज मेम्ब्रेन है। और जैसे ही ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर बाइंड, जो रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेगा, तो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। तो जैसे ही वो बाइंड करता है तो क्या होता है, सोडियम वोल्टेज चैनल खुल जाते हैं और सोडियम का इनफ्लक्स होता है। अब मेरे को आप खुद बताइए बेटा, अभी ये नेगेटिव चार्ज है अंदर, और बाहर से सोडियम आयन मतलब पॉजिटिव आयन अंदर की तरफ में आ रहे हैं, तो आप मेरे को खुद बताइए कि ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ में ये और नेगेटिव होगी या धीरे धीरे पॉजिटिव होती जाएगी। यस, बिल्कुल सही बात है कि सर अभी तो ये नेगेटिव है, सोडियम आयन अंदर आए, क्यों आए, क्योंकि एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड किया है। तो ये जब ये अंदर आए हैं तो ये मेम्ब्रेन क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती जाएगी, वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी। तो मान लीजिए कि अब ये क्या हो गई, पॉजिटिव होती गई, और बाहर की तरफ में क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो अब ये जो हुआ है तो पोलराइज से क्या हो गई है, ये डीपोलराइज हो गई है। मेम्ब्रेन क्या हो गई है, डीपोलराइज हो गई है बेटा, ठीक है ना। तो पोलराइज थी पहले, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुले, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, मेम्ब्रेन क्या हो गई, डीपोलराइज हो गई। तो जैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है बेटा, यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और वो एक्शन पोटेंशियल देखिए ये जो सार्कोलेमा है, ये सार्कोलेमा की टी टिब्यूल है, दिस वन इज द टी टिब्यूल। तो मैंने आपको बता रखा है कि ट्रांसवर्स टिब्यूल्स होते हैं, इस ट्रांसवर्स टिब्यूल्स के थ्रू ये एक्शन पोटेंशियल एंटर कर रहा है अंदर की तरफ में, किसकी तरफ में, सार्कोप्लाज्म की तरफ में, क्योंकि ये जो है पूरा एक मसल फाइबर है, और ये मसल फाइबर के अंदर आप अरेंजमेंट देख रहे हैं एक्टिन एंड मायोसिन का, और ये मसल फाइबर की बाहर की पोर्शन है जहां पे एक मोटर न्यूरॉन है जो किस तरह से यहाँ पे एक जंक्शन बना रहा है, जिस जंक्शन को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल फाइबर इज नोन एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहाँ पे जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जो पहले मोटर न्यूरॉन में था, फिर वो ट्रांसफर हुआ यहाँ पे मसल फाइबर में, वो जैसे ही सार्कोप्लाज्म में एंटर होता है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करता है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहे, जिसके अंदर क्या स्टोर है, कैल्शियम स्टोर है। तो जैसे ही ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, कैल्शियम आयन को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। वापिस से मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला, जैसे ही यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड किया, ठीक है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए, बिल्कुल ठीक है। सोडियम आयन अंदर आया,
पहले मेम्ब्रेन अंदर नेगेटिव थी, अब पॉजिटिव हो गई, पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन हुआ, वोल्टेज जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। एक्शन पोटेंशियल सार्कोप्लाज्म की तरफ बढ़ रहा है टी ट्यूब्यूल के थ्रू, क्योंकि ये जो सार्कोलेमा का इन्वेजिनेशन देख रहे हैं आप, दिस इज द इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा, तो ये एक्शन पोटेंशियल अंदर की तरफ एंटर कर रहा है और इसने किसको स्टिमुलेट कर दिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका स्टोर हाउस होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम का होता है। कैल्शियम आयन रिलीज हुए, कैल्शियम आयन रिलीज होने के बाद में कैल्शियम आयन जो है, आपको पता है बेटा, मैंने आपको ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर बताया था और ट्रोपोनिन के ऊपर एक साइट मैंने बताई थी जहां पे कैल्शियम बाइंड करता है, विच इज द टीपीसी साइट। तो टीपीसी साइट के ऊपर कैल्शियम बाइंड करेगा और कैल्शियम जैसे उधर बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट जाएंगे एंड इट विल अनमास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा था जो जी एक्टिन के ऊपर होती है, जी एक्टिन के ऊपर बहुत सारी मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है, उसको वो क्या कर देगा, अनमास्क कर देगा। ठीक है, तो ये बाद की मैकेनिज्म है। और फिर उसके बाद में पर्टिकुलरली क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा, तो इस वाले पोर्शन को हम लोग डिटेल में आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। बट अभी तक के लिए आपको ये समझ आना चाहिए कि सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हुआ बाय द सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद में एनएमजे, एनएमजे का मतलब हो गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, the junction between a motor neuron and a sarcolemma of a muscle fiber is called neuromuscular junction. तो at neuromuscular junction motor neuron releases acetylcholine neurotransmitter, वहां पे उसने क्या करा, acetylcholine neurotransmitter रिलीज करिए। ये जो केमिकल्स है न्यूरोट्रांसमीटर, ये किसके ऊपर बाइंड करे, acetylcholine binds to acetylcholine receptor present on sarcolemma, जो सार्कोलेमा के ऊपर acetylcholine receptors उसके ऊपर बाइंड किया। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट देखिए बेटा, इसके बाद में क्या हुआ कि सोडियम आयन चैनल्स ओपन एंड द मेम्ब्रेन बिकम परमिएबल फॉर सोडियम आयंस। सोडियम आयन चैनल क्या होगी बेटा, ओपन हो गए, मेम्ब्रेन क्या होगी, परमिएबल हो गई, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ। सोडियम आयन के इन्फ्लक्स के कारण क्या होगी, मेम्ब्रेन क्या हो गए, डीपोलराइज हो गए। इसके कारण क्या हुआ बेटा, फिफ्थ पॉइंट देखिए, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड ऑन सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के ऊपर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, क्योंकि जो मसल फाइबर है वो भी एक्साइटेबल है। वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मसल फाइबर, एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या जनरेट हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। इसके बाद में सिक्स पॉइंट देखिए कि एक्शन पोटेंशियल एंटर्स इनटू सार्कोप्लाज्म थ्रू टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्शन पोटेंशियल सार्कोप्लाज्म में एंटर हुआ। क्या बोला, टी ट्यूब्यूल के थ्रू सार्कोप्लाज्म में क्या एंटर हुआ, एक्शन पोटेंशियल एंटर हुआ। उसने क्या किया, एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्शन पोटेंशियल ने क्या करा, कैल्शियम आयन को रिलीज करवाया, कहां से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो कैल्शियम आयन है, इट विल कंबाइन विद ट्रोपोनिन एंड अनमास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन। देखिए इस पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से आपको एक और स्लाइड के थ्रू समझाता हूं। इसमें देखिए जो कैल्शियम रिलीज हुआ उसका क्या हुआ, देखिए ये अरेंजमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो जी एक्टिन है, ग्लोबुलर एक्टिन, इसके ऊपर क्या होती है बेटा, मायोसिन बाइंडिंग साइट रहती है। ठीक है, अभी वो मास्क्ड है, क्यों मास्क्ड है, क्योंकि उसके सामने ट्रोपोमायोसिन है, क्योंकि आपको पता है ट्रोपोमायोसिन एक फिलामेंटस प्रोटीन होता है और इसके बाद में एक रेगुलेटरी प्रोटीन है जिसके ऊपर टीपीआई, टीपीसी, टीपीटी, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन ट्रोपोनिन, कैल्शियम बाइंडिंग साइट ऑन ट्रोपोनिन, इनिबिटरी साइट ऑन ट्रोपोनिन। ये बिल्कुल मास्क करके रख रखा है किसको, मायोसिन बाइंडिंग साइट को। मायोसिन अभी तक बाइंड नहीं हो सकता, बट क्या हुआ, कैल्शियम आयन रिलीज हुआ। अब आपको समझ आ रहा होगा ये कैल्शियम आयन क्यों रिलीज हुआ, क्योंकि अभी हम लोगों ने इधर देखा कि कैल्शियम आयन रिलीज होने का कारण यह है क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया सार्कोलेमा पे और इस एक्शन पोटेंशियल ने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करा और वहां से क्या हुआ, कैल्शियम आयन रिलीज हुए। ठीक है, आ जाइए अब इधर। तो कैल्शियम आयन जैसे ही अवेलेबल हुआ, कैल्शियम आयन इस टीपीसी साइट के ऊपर बाइंड किया। देखिए इस टीपीसी साइट के ऊपर अभी कैल्शियम बाइंड है और इस कैल्शियम के बाइंड होने की वजह से इस पूरे प्रोटीन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ बेटा। देखिए कॉन्फॉर्मेशनल चेंज का मतलब ये होता है कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हुए होते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन में कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ, ये ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन अपनी जगह से हट गए। पहले इधर थे, अब ऊपर चले गए। वो ऊपर चले जाने का मतलब बस इतना सा है बेटा, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए। और यहाँ पे जो बाइंडिंग साइट थी, कौन सी, मायोसिन बाइंडिंग साइट, क्योंकि मायोसिन का हेड इधर बाइंड करेगा बेटा। मायोसिन का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए बेटा। मायोसिन में मैंने आपको बताया था कि मायोसिन इज मेड अप ऑफ मीरोमायोसिन और मीरोमायोसिन के हेड के ऊपर दो बाइंडिंग साइट थी, एक्टिन बाइंडिंग साइट,
और एटीपी बाइंडिंग साइट। वो जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो इस मायोसिन बाइंडिंग साइट जो कि जी एक्टिन के ऊपर है उसके ऊपर बाइंड करेगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या हो गई, इधर अनमास्क हो गई है। अब ड्यू टू दैट दिस इज अनमास्क्ड, अब यहां पे क्या होगा, मायोसिन बाइंड कर सकता है और क्या हो सकती है, स्लाइडिंग हो सकती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो एक ये रिक्वायर्ड कंडीशन है कि जब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, जब तक कैल्शियम अवेलेबल नहीं होगा। तो आपको कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल पता लगा कि कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड करता है। ट्रोपोनिन की भी कौन सी सब यूनिट के ऊपर बाइंड करता है, टीपीसी के ऊपर बाइंड करता है। और ये क्या करता है, पूरे स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देता है, पूरे स्ट्रक्चर को डिस्प्लेस कर देता है और इस साइड को क्या कर देता है, एक्सपोज कर देता है। तो व्हेन द कैल्शियम आयन कंबाइन विद ट्रोपोनिन एंड अनमास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन, ये आपको कंडीशन समझ आ गई। तो अब आ जाते हैं प्रीवियस स्लाइड पे। तो देखिए कैल्शियम इधर आया, यहाँ पे आपको ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और दो एफेक्टिन दिख रहे हैं। तो क्या किया कैल्शियम ने, कैल्शियम आयन कंबाइन विद ट्रोपोनिन एंड अनमास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन, ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही वो अनमास्क होगा तो इसके पैरेलल में आपको पता है कि मायोसिन फिलामेंट होते हैं, थिक फिलामेंट, और मायोसिन फिलामेंट बहुत सारे मीरोमायोसिन से मिलकर बनता है, ठीक है। अब ये जो मीरोमायोसिन है, मीरोमायोसिन में जो हेड है, ये हेड क्या है, अब जाके ऊपर जाके बाइंड कर जाएगा किससे, एक्टिन से, क्योंकि ऊपर जो है वो मायोसिन बाइंडिंग साइट है और मायोसिन के ऊपर कौन सी है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है। दोनों आराम से बाइंड करके और उसके बाद में उसने कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्शन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्रॉस ब्रिज साइकिल बिगिंस एंड द मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मसल फाइबर क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये जो होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, किस तरह से हम लोगों ने देखा कि जैसी साइट एक्सपोज होती है कि मीरोमायोसिन का जो हेड है वो एफ एक्टिन के ऊपर और जो जी एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है उस पर जाके बाइंड करता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब क्या होगा बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही खत्म हो जाएगा तो ये कैल्शियम जो होता है वापस वो रिटर्न कर जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और मसल वापस से अपनी रिलैक्स फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन वापस से मास्क कर लेता है कौन सी साइट को, मायोसिन बाइंडिंग साइट को जो एक्टिन के ऊपर है। तो ये ओवरऑल आपको पूरी की पूरी एक मैकेनिज्म समझ आई, जिसको अभी ये वाला जो पोर्शन है ये मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है। ये पोर्शन आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। एक बार बिल्कुल ये डायग्राम केयरफुली देख लीजिए, क्या क्या हुआ, कैसे मोटर न्यूरॉन जो है, मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आए, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन केमिकल्स जो रिलीज हुए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ, यहां पे बाइंड करे रिसेप्टर्स के ऊपर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के ऊपर, सोडियम आयन चैनल खुले, सोडियम इन्फ्लक्स हुआ। मेम्ब्रेन पहले क्या थी, पोलराइज थी और उसके बाद में क्या हो गई, वो डीपोलराइज हो गई। डीपोलराइज होने का मतलब ये है कि यहां पे क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया और वो टी ट्यूब्यूल के थ्रू सार्कोप्लाज्म में एंटर हुआ। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल एडजेसेंट है टी ट्यूब्यूल्स के, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टिमुलेट हुए और वहां से कैल्शियम रिलीज हुआ। कैल्शियम जैसे रिलीज हुआ, कैल्शियम जाके बाइंड करा किस पे, टीपीसी साइट के ऊपर, और उसने क्या करा, इस ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह से बिल्कुल डिस्प्लेस कर दिया। अब ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो क्या हो गई है, एक्सपोज हो गई है, अनमास्क हो गई है। इट इज एक्सपोज टू बाइंड विद द हेड ऑफ मायोसिन। मायोसिन जो है उसके हेड से इधर बाइंड हो सकता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन को ही हम लोग अब आगे डिटेल में देखते हैं। ये देखिए बेटा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम आ गया आपका और बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पे आप देख रहे हैं बेटा कि ये जो है मायोसिन हेड जो है, मायोसिन हेड के ऊपर एटीपी जो बाइंड है, क्योंकि आपको पता है मायोसिन हेड के ऊपर एक एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा रखा है मायोसिन का। तो यहाँ पे जो एटीपी बाइंडिंग साइट है और एटीपी बाइंडिंग साइट के साथ साथ जो हेड है, ग्लोबुलर हेड, वो एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है जिसको बोलते हैं एटीपीएस एंजाइम। तो उसने क्या करा, एटीपीएस एंजाइम ने उस एटीपी को तोड़ दिया और एटीपी को तोड़ दिया तो यहाँ पे क्या बना, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बना और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बेटा टूटेगा तो क्या बनेगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बनेगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी उसके अंदर, ठीक है। अब वो जो एनर्जी है वो एनर्जी किसके लिए काम आएगी कि ये जो मायोसिन का हेड है, ये मायोसिन का हेड जो होता है वो बाइंड करेगा कहां पे, एक्टिन बाइंडिंग साइट जो होगी मायोसिन की, वो किस पे बाइंड करेगी, मायोसिन बाइंडिंग साइट पे। देखिए ये जो बाइंडिंग साइट है बिल्कुल इसके लिए क्लियर होना चाहिए, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट।
तो ये जो है मायोसिन बाइंडिंग साइट, ये जो है एक्टिन बाइंडिंग साइट, दोनों एक दूसरे के लिए क्या शो करते हैं, बाइंडिंग एफिनिटी शो करते हैं। तो इसने क्या करा, ये जो मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है और एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है, जैसे ही वो मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हुई, कब एक्सपोज हुई, जब कैल्शियम अवेलेबल हुआ, तो वो क्या कर दी, इधर आके बाइंड कर गई। ठीक है बेटा, अभी तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ क्या बना है, क्रॉस ब्रिज बना है। तो मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज, तो क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया बेटा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो पहला पॉइंट जो था, वो पहला पॉइंट ये था एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन हेड। तो मायोसिन हेड में जो एटीपी थी वो स्प्लिट करी, और ये जो मायोसिन हेड है ये रीओरिएंट हो गया, है ना। रीओरिएंट का मतलब ये थोड़ा सा स्लाइटली बेंट हो गया। तो इस फर्स्ट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन हेड, एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन हेड। ठीक है, मायोसिन हेड का एक्टिवेशन हो गया, फर्स्ट पॉइंट। तो एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए मेरे को, एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, एटीपी का ब्रेकडाउन हो गया। दूसरा पॉइंट जो है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ठीक है बेटा, क्या हो गया, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया, सेकंड पॉइंट। अब देखिए बेटा, यहां पे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के बाद में क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब कि वो जो एनर्जी थी, वो एनर्जी इसको पुल करने के लिए काम आएगी, इस पूरे एक्टिन फिलामेंट को पुल करने के लिए काम आएगी। मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पे एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं मायोसिन फिलामेंट पे, मायोसिन फिलामेंट अपनी जगह पे ही रहता है। तो यहां पे देखिए मायोसिन फिलामेंट अपनी जगह पे है, ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा मायोसिन का हेड है। मायोसिन हेड ने क्या करा, इसको पुल कर लिया। तो इधर क्या लिखा हुआ है, मायोसिन हेड रोटेट्स टुवर्ड सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर, सार्कोमेयर के सेंटर में, क्योंकि सार्कोमेयर का साइज छोटा होता है, तो सार्कोमेयर के सेंटर की तरफ मूव करा और इसको क्या कर लिया, पुल कर लिया। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्लाइडिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसी को हम लोग पुलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग रोटेशन भी बोलते हैं, है ना। तो डिफरेंट नेम है। तो एक्चुअल में जो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्शन इस पॉइंट पे हुआ, पहले एक्टिवेशन हुआ, फिर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद में क्या हुआ, यहां पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इसको पुल कर लिया गया। अब क्या होगा बेटा, यहां पे जब पुलिंग होती है, पुलिंग के टाइम पे जो इसके ऊपर एडीपी और पीआई जो जुड़ा हुआ था, वो एडीपी पीआई भी अपनी जगह से हट जाते हैं। तो इसका मतलब अब ये जो मायोसिन हेड के ऊपर एटीपी बाइंडिंग साइट है, वो क्या है, एक्सपोज है, मतलब कि वो वेकेंट है, खाली है, वहां पे एटीपी बाइंड हो सकता है। क्योंकि अभी तक यहां तक उसके ऊपर एटीपी बाइंड था, बट अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, अब मेरे को इसको वापस से डिटैच करना है। तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगी, एटीपी चाहिए होगी, और वो एटीपी बाइंडिंग साइट भी यहाँ पे क्या है, एक्सपोज है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, न्यू एटीपी विल कम, नई एटीपी आएगी, नई एटीपी आएगी, नई एटीपी जैसे इसके ऊपर बाइंड करेगी, तो ये क्या हो गया बेटा, डिटैच हो गया। और डिटैच होना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक ये इधर से डिटैच नहीं होगा, ये दूसरी साइड पे कैसे बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये जो स्टेप होता है, थर्ड स्टेप के बाद में फोर्थ स्टेप जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटैचमेंट बोलते हैं। बिल्कुल अच्छे से समझिए, बिल्कुल, है ना, बहुत ही इजी है। 4 स्टेप में पूरी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हम लोग समझ रहे हैं, जिसमें पहला स्टेप जो होता है वो एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन हेड है। मायोसिन हेड के ऊपर एटीपी बाइंडिंग साइट जो रहती है, उस एटीपी बाइंडिंग साइट के ऊपर जो एटीपी है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, और ये जो मायोसिन का हेड है वो रीओरिएंट होता है। रीओरिएंट का मतलब ये थोड़ा सा स्लाइटली बेंट होता है पीछे की तरफ में, मान लीजिए पहले ऐसे था, अब वो ऐसे हो जाता है, वो रीओरिएंट बोलते हैं हम लोग उसको। तो फर्स्ट स्टेप इज द एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन हेड। इसके बाद में दूसरा जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। अब ये मायोसिन हेड एक्टिव है, तैयार है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो क्या करेगा, ये इंटरेक्ट करेगा किससे, एक्टिन से। इंटरेक्शन के लिए भी एक शर्त होनी चाहिए कि ये जो एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज होनी चाहिए, बट वो एक्सपोज होने के लिए भी एक शर्त होनी चाहिए कि कैल्शियम अवेलेबल होना चाहिए। कैल्शियम सर कहां से अवेलेबल होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कौन स्टिमुलेट करेगा कैल्शियम रिलीज करने के लिए, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड ऑन सार्कोलेमा। सर सार्कोलेमा पे एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, क्योंकि सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ है,
सोडियम का इन्फ्लक्स क्यों हुआ है? क्योंकि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट थे सार्कोलेमा पे, उस पे एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड किया है। वो क्यों बाइंड करा है? क्योंकि ऊपर जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन ने क्या रिलीज किया होगा? एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करे होंगे। क्या ये बात आपको सभी को समझ आई? ठीक है, तो ये हम लोग पहले ऊपर से नीचे आए, अब हम लोगों ने पूरा इसको रिवाइज कर लिया बिल्कुल इनिशिएट लेवल तक कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कैसे सिग्नल आए और कैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो देखिए ये इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन के बाद में इसको पुल कर लिया गया, क्योंकि अभी भी इस मायोसिन हेड के अंदर एनर्जी है, उसको पुल कर लिया, सार्कोमेर का साइज छोटा हो गया, पूरी मसल छोटी हो गई और कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, अब मेरे को इसको डिटैच करना है, क्योंकि जब तक डिटैच नहीं होगा दूसरे साइड पे कैसे बाइंड करेगा? ठीक है, तो डिटैचमेंट के लिए मेरे को क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। सो एज मायोसिन हेड बाइंड एटीपी, द क्रॉस ब्रिज डिटैच फ्रॉम एक्टिन, एक्टिन से वो डिटैच हो जाएगा और फिर वापस से ये साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? सो इट इज अ साइकिल, पर्टिकुलरली वापस से कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा और अल्टीमेटली फाइनल रिलैक्सेशन कब होगा? जब ये जो कैल्शियम आयन जो ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड है, ये कैल्शियम आयन वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रिटर्न हो जाएंगे और जितनी भी मायोसिन बाइंडिंग साइट है एक्टिन के ऊपर, वो सारी की सारी ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के थ्रू मास्क हो जाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है बेटा आप लोगों को? ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लोगों ने ये देख लिया है कि स्टेजेस इन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, रोटेशन ऑफ हेड, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए बेटा, बिल्कुल मैंने आपको कहा कि जैसे कि बिल्कुल मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा हूं बेटा, ये जो चैप्टर है आप देख ही रहे, 2019 का देख लीजिए, इस साल 2020 का देख लीजिए और मैं बोल रहा हूं कमिंग ईयर्स में भी आप बिल्कुल गारंटी ले सकते हैं कि ये जो चैप्टर है बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड चलता आ रहा है और बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो बिल्कुल ही हर कोई बच्चा कर सकता है और करना भी चाहिए उसको। तो इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ रहे हैं। ये लाइंस सारी की सारी एनसीईआरटी की है, एक एक करके मैं आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आपका एक भी डाउट ना रहे इसमें। देखिए बेटा क्या दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। हम लोग इसी थ्योरी के माध्यम से इसको समझ रहे हैं। वी स्टेट दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। देखिए ये बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है बेटा, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, आपको बोलता है कि एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड करते हैं, क्या ये मायोसिन एक्टिन के ऊपर स्लाइड करते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं? तो अभी हम लोगों ने पूरा का पूरा स्लाइडिंग देख ली है। मायोसिन तो अपनी जगह पे ही है, एक्टिन को वो पुल कर रहा है, एक्टिन को पुल करेगा तो एक्टिन के साथ साथ जेड लाइन भी पुल होगी, जेड लाइन पुल होगी तो सार्कोमेयर जो होगा, सार्कोमेयर का साइज भी छोटा होगा। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाइए यहाँ पे, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब से मोटर न्यूरॉन सिग्नल नहीं भेजेगा जब तक कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये इनवॉलंटरी तो है नहीं, ये तो वॉलंटरी है। तो वॉलंटरी है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या है, सिग्नल्स आएंगे, जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसा तो नहीं कि आपका हाथ पड़ा हुआ है और अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मसल, नहीं, जब तक आप नहीं चाहेंगे जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, आ जाइए, अ मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अ मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। ठीक है, आपको दो चीजें पूछी जाती है, एक पूछा जाता है मोटर यूनिट क्या होती है और एक पूछा जाता है आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं हम लोग। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि एक मोटर न्यूरॉन का एक से ज्यादा मसल फाइबर से कनेक्शन जो है, देखिए मसल फाइबर्स तो बहुत सारे हैं ना स्केलेटल मसल्स के अंदर, ठीक है ना, तो मसल्स के अंदर बहुत सारे स्केलेटल मसल्स, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये जो मार्कर है तो ये मान लीजिए कि ये मसल फाइबर्स हैं, ये 3 मसल फाइबर आपको दिख रहे हैं और ये मान लीजिए एक मोटर न्यूरॉन है। तो इस मोटर न्यूरॉन का एक से ज्यादा मसल फाइबर से जो कनेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट। तो ये जो कंप्लीट एक ये हो गई, इसको हम लोग बोल रहे हैं मोटर यूनिट। अ मोटर न्यूरॉन along with the muscle fibers connected to it constitute a motor unit। ठीक है, अब इसी के साथ में देखिए
ये आप देखिए, अब ये मसल फाइबर है, मसल फाइबर की बेटा मेम्ब्रेन को क्या बोला था मैंने, सार्कोलेमा बोला था। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है बेटा, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर, अब इसके बीच में जो जंक्शन है, एक मोटर न्यूरॉन के बीच में, द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर, इस मसल फाइबर की सार्कोलेमा के बीच में जो जंक्शन है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, एग्जामिनर आपको कितना ही कंफ्यूज कर ले, आप गलती कर देते हो बेटा। ठीक है, आपको कितना ही कंफ्यूज कर दे, आप गलती कर देते हो। किस बात पे आपको दे देता है ये स्टेटमेंट है, मोटर न्यूरॉन अलोंग विद मसल फाइबर, बच्चे मार्क कर देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कई बच्चे मार्क कर देते हैं जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा, वो मोटर यूनिट मार्क कर देते हैं। तो मैं तो आपको एक चीज बता रहा हूं बेटा, आप तो जंक्शन का याद रखिए। एग्जामिनर एक ना पॉइंट से नहीं बच सकता, आपको वो क्वेश्चन में देना ही देना पड़ेगा। क्या बेटा, जंक्शन। तो इसको याद रखिए आप। अगर स्टेटमेंट में आपको दे रखा है द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ सार्कोलेमा, तो आप क्या मार्क करोगे बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। और ज्यादा आपको अगर थोड़ा ध्यान रखना है तो एक और याद रखिए, कनेक्शन। अगर आपको कनेक्टेड पूछ ले, द कनेक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन विद अ मसल फाइबर्स इज कॉल्ड अ मोटर यूनिट। तो बेटा मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, किसी भी तरीके से याद रखिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The Z line attached to these actins are also pulled inward, thereby causing a shortening of the sarcomere. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि Z line जो होती है, Z line भी पुल होती है और शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर होता है, इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेट दैट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल दैट इज कॉन्ट्रैक्शन द आई बैंड गेट रिड्यूस्ड whereas the A bands retain the length. ठीक है, the myosin releasing the ADP and PI goes back to its relaxed state, a new ATP binds and the cross bridge is broken. ठीक है, तो नया ATP जब तक बाइंड नहीं करेगा तब तक क्रॉस ब्रिज नहीं ब्रेक होगा। चलिए नेक्स्ट, the ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of the cross bridge formation and breakage is repeated and the further sliding. तो अगर मान लीजिए वापस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो जो एटीपी बाइंड किया है वो हाइड्रोलाइज होगा, और वो हाइड्रोलाइज होने के बाद में ये वापस से है ना एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन के बाद में क्रॉस ब्रिज होगा, क्रॉस ब्रिज के बाद में पुलिंग होगी, फिर डिटैचमेंट होगा। चार ही तो स्टेप है, एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन हेड, उसमें एटीपी बाइंड करेगा, दूसरा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन जिसके अंदर क्या होगा, इंटरेक्शन होगा एक्टिन और मायोसिन का, तीसरा क्या हो गया बेटा, पुलिंग होगी, स्लाइडिंग हो गया, रोटेशन हो गया, उसमें क्या होगा, उसमें एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसमें एक्टिन जो है वो पुल होगा जेड लाइन के अलोंग। ठीक है, फिर चौथा क्या होगा, डिटैचमेंट, जिसके लिए नहीं एटीपी चाहिए हमको। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैल्शियम आयन पंप्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम ने रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट causing the return of Z line back to the original position and it is called relaxation. तो कई बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर रिलैक्सेशन की क्या मैकेनिज्म है। अरे भाई रिलैक्सेशन की क्या मैकेनिज्म होगी कि कैल्शियम जो है वो कैल्शियम जो भी टीपीसी साइट के ऊपर बाइंड है वो कैल्शियम क्या होगा, टीपीसी साइट से निकल के वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रिटर्न हो जाएगा। और जैसे ही वो रिटर्न होगा, देखिए बेटा वापस से मैं आपको डायग्राम बताता हूं, ये देखिए बेटा, अगर मान लीजिए कैल्शियम इधर अभी बाइंड किया हुआ है तो ये साइट एक्सपोज है, कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है जब तक, और जैसे ही कैल्शियम अब अनअवेलेबल हो जाएगा तो वापस से क्या हो जाएगा बेटा, ये रिवर्सिबल हो जाएगा रिएक्शन, ये वापस से रिवर्सिबल हो जाएगी। ये जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन वापस से क्या कर देगा, मास्क कर देगा किसको, मायोसिन बाइंडिंग साइट को जी एक्टिन पे। तो रिलैक्सेशन की मैकेनिज्म सिंपल है आपकी। ठीक है, आ जाइए बेटा आगे। यस, तो बेटा इस स्लाइड में मैंने आपको कंप्लीट एक स्कीमेटिक दे रखा है जो बिल्कुल आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रख सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरी मसल कॉन्ट्रैक्शन समझा रखा है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं, सारी चीजें आपको एक ही स्लाइड में मिल रही है। इधर देखिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट बाय द सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही बात है बेटा। रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड ऑन सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उससे क्या होता है, ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन रिलीज करता है। कैल्शियम आयन कहां बाइंड करेगा, कैल्शियम आयन कंबाइन विद ट्रोपोनिन एंड अनमास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट
फॉर एक्टिन ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन, एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट है उसको एक्सपोज कर देगा। जैसे ही वो एक्सपोज किया, मायोसिन हेड बाइंड्स टू इट। मायोसिन हेड किसके ऊपर बाइंड किया? एक्टिन के ऊपर बाइंड किया, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है, मायोसिन हेड एग्जीक्यूट्स पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक, बेटा ये जो पावर स्ट्रोक है इसी को हम लोग स्लाइडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, जो है ना, मैंने आपको थर्ड स्टेप बताया था, रोटेशन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग पुलिंग भी बोलते हैं। एक्टिन फिलामेंट स्लाइड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर, कॉन्ट्रैक्शन हो गया इसकी वजह से। सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टॉप्स, जैसे ही सिग्नल स्टॉप हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वहां से एसिटाइल कोलिन रिलीज होना बंद हुआ, तो क्या हुआ? कैल्शियम आयरन पंप्ड बैक। पंप्ड बैक का मतलब हो गया कि वापस से वो कहां चले गए? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले गए। क्या ये बात क्लियर है बेटा आपको? ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा कि ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन मास्क द बाइंडिंग साइट। जैसे ही वो वापस से कैल्शियम आयन चले गए, मैंने अभी आपको पिछले डायग्राम में दिखाया था कि जैसे ट्रोपोनिन के ऊपर कैल्शियम हटेगा तो क्या होगा बेटा? वापस से ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन क्या कर लेगा? उसको मास्क कर लेगा और वापस से मसल जो होगी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो ये एक ना मैकेनिज्म है जो हम लोग एक सिंपली जब बात करते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, कभी भी हम लोग बोलते हैं कि कोई बाइसेप्स फ्लेक्स करता है तो बाइसेप्स फ्लेक्स करा है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है। तो जस्ट ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो एक्टिन और मायोसिन में किस तरह से इंटरेक्शन होता है, किस तरह से इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के थ्रू समझा रखा है, जिसमें 4 स्टेप बता रखे हैं कि एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन हेड, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, थर्ड आपको बता रखा है इसके अंदर स्लाइडिंग पुलिंग मैकेनिज्म जो बता रखी है, और फोर्थ स्टेप बता रखा है डिटैचमेंट। तो इतना आसान नहीं है जस्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो इट्स अ बिग डील कि ना पर्टिकुलरली किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो ये आपको स्लाइड समझ आ गई है। इसके बाद आ जाइए बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद में आपको एनसीईआरटी के अंदर जो स्केलेटल मसल्स है बेटा, स्केलेटल मसल्स के अंदर 2 तरह के फाइबर होते हैं, टाइप्स ऑफ मसल फाइबर इन स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इधर। ये भी देखिए बेटा, तो यहाँ पे आपको 2 तरह के फाइबर दे रखे हैं, एक रेड मसल फाइबर दे रखा है और एक व्हाइट मसल फाइबर दे रखा है। रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर, इसको सिंपली समझिए बेटा, कोई भी पार्ट में आप मसल्स निकालते हैं, मान लीजिए कि ये जो थाई मसल है, ये थाई मसल्स को आप निकाल के देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ रेड मसल फाइबर दिखते हैं और कुछ क्या दिखते हैं बेटा? व्हाइट मसल फाइबर दिखते हैं, है ना। वो मतलब बकायदा आपको रेड कलर के दिखेंगे और व्हाइट कलर के दिखेंगे। तो रेड और व्हाइट जो कलर है वो किसके वजह से है? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा, मायोग्लोबिन पिगमेंट के बारे में। आपने बेटा हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट के बारे में सुना होगा, जो ऑक्सीजन के लिए बाइंडिंग एफिनिटी शो करता है। सिमिलरली पिगमेंट एक और प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में मसल्स के अंदर, मसल फाइबर्स के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मायोग्लोबिन। ठीक है, क्या बोलते हैं? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन बोलते हैं बेटा। ये जो मायोग्लोबिन का अमाउंट है ये डिसाइड करता है कि ये मसल व्हाइट होगी या रेड होगी, क्योंकि जो मायोग्लोबिन होता है बेटा वो किस कलर का होता है? डेट इज रेड इन कलर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मायोग्लोबिन जो होता है इट इज रेड इन कलर। ठीक है, तो मायोग्लोबिन क्या होता है बेटा? रेड कलर का होता है। अब आप मेरे को खुद बताइए बेटा, किसी मसल फाइबर के अंदर अगर मैं बोलूं कि मायोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा है तो वो मसल फाइबर आपको रेड दिखेगी बेटा या व्हाइट दिखेगी? बिल्कुल, तो वो आपको रेड दिखेगी। और मैं आपको बोलूं कि किसी मसल फाइबर के अंदर बेटा मायोग्लोबिन का अमाउंट कम है तो वो आपको क्या दिखेगी बेटा? व्हाइट दिखेगी। तो सेम केस बेटा ये रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर के केस में भी है ना। तो इसको हम लोगों ने देखा है। तो देखिए, तो रेड मसल फाइबर रेड क्यों है? बिकॉज इसके अंदर मायोग्लोबिन का अमाउंट क्या है बेटा? हाई है। बिल्कुल, ये भी इसके अंदर क्या है? लो है। तो ये तो हर बच्चा समझ सकता है कि सर मायोग्लोबिन जो है रेड कलर का है, एक पिगमेंट है जो मसल्स के अंदर है। जैसे कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन से बाइंडिंग एफिनिटी शो करता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अपनी किसको दे देगा? मसल के अंदर मायोग्लोबिन को दे देगा, क्योंकि मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग एफिनिटी शो करता है। ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलरली मसल का पिगमेंट हो गया और हीमोग्लोबिन आपका ब्लड का पिगमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मायोग्लोबिन का अमाउंट अगर ज्यादा है, क्योंकि मायोग्लोबिन रेड कलर का, जैसे हीमोग्लोबिन रेड कलर का है वैसे मायोग्लोबिन भी आपका रेड कलर का है, तो उधर हीमोग्लोबिन की वजह से रेड ना जो आरबीसीज होती है वो रेड कलर की होती है और उसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो भी रेड कलर का दिखता है। वैसे ही यहाँ पे हमारा जो मायोग्लोबिन है, ये मायोग्लोबिन का अमाउंट अगर मसल के अंदर हाई है तो ये मसल जो है वो आपको रेड फाइबर्स उसके अंदर ज्यादा दिखेंगे, वो रेड कलर की दिखेगी।
और अगर ये मायोग्लोबिन का अमाउंट कम है तो वो मसल फाइबर्स आपको क्या है, व्हाइट कलर की दिखेगी। क्या ये बात क्लियर है बेटा आपको? ठीक है। अब ये जो, क्योंकि ये मायोग्लोबिन जो है, ये मायोग्लोबिन जो है बेटा, ये ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग एफिनिटी शो करता है। ये किसके साथ में बेटा? ऑक्सीजन के साथ में, O2 के साथ में बाइंडिंग एफिनिटी शो करता है ये। क्योंकि हमारे मसल्स को भी बेटा ऑक्सीजन चाहिए। कभी भी आप देखिए बेटा, कभी भी आप रनिंग करते हैं तो रनिंग के टाइम पे क्या होता है, हमको कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्योंकि वो ऑक्सीजन क्या करती है, हमारे मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज है, पहली बात तो हमारा जो स्टोर्ड फूड होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, जो लीवर और मसल के अंदर स्टोर रहता है। ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो ग्लाइकोजन है, वो ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड है। ये ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है, और इस पायरुविक एसिड को जो होता है, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। उस एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है कि ये पर्टिकुलरली पायरुविक एसिड कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाता है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, और उसमें लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है तो यही जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक एसिड में जो टूटता है। अगर इन एब्सेंस ऑफ एसिड, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसी के कारण हमको मसल फेटिग होता है, मसल हमको पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। जब भी तो होता है, कई बार हम लोग बहुत तेज रनिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि मसल्स में क्रैम्प आ गया, ये आ गया, मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरे से दौड़ा नहीं जा रहा। वो क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पे मसल्स जो हो गई, अब वो एनारोबिकली रेस्पायर कर दी, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ठीक है ना? क्योंकि एक बॉडी की भी एक क्षमता होती है, बॉडी की भी एबिलिटी होती है कि वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंटिन्यू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देती रहेगी। एक टाइम बाद ना O2 जो होती है पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है, और O2 डिप्लीशन के कारण क्या होता है बेटा, वो वहां पे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसी को हम लोग मसल फेटिग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि रेड मसल फाइबर के अंदर मायोग्लोबिन का अमाउंट हाई है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगा? हाई होगा। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बेटा आपकी क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन की एक क्रैब साइकिल होती है। क्रैब साइकिल में एटीपी प्रोड्यूस होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी अमाउंट हाई हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट हाई है तो इसके अंदर ब्लड सप्लाई भी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी ज्यादा होगी। ऑक्सीजन इन मायोग्लोबिन को अवेलेबल होगी, और इन बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया को अवेलेबल होगी, और बहुत ज्यादा एनर्जी बनेगी। तो इसका मतलब रेड मसल फाइबर में एनर्जी बहुत सफिशिएंट अमाउंट में रहती है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। तो मैंने अभी आपको 3 पॉइंट समझाए, इधर भी मैं आपको पहले 3 पॉइंट समझाता हूं, चौथा पॉइंट समझाने से पहले, कि यहां पे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट कम है, क्योंकि बेटा मायोग्लोबिन ही कम है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होके भी क्या होगा? ठीक है, ब्लड सप्लाई जो होगी, इसमें ब्लड सप्लाई भी क्या है? कम है, क्योंकि ब्लड सप्लाई की जरूरत ही नहीं है मेरे को उतनी, क्योंकि ऑक्सीजन मेरे को ज्यादा इधर अवेलेबल होगी भी तो क्या होगा, क्योंकि मायोग्लोबिन तो कम ही है इसके अंदर, तो ब्लड सप्लाई भी कम होती है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होता है, और मायोग्लोबिन भी कम होता है। तो ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट तो आप इजिली किसके थ्रू बता सकते हो? इस हेडिंग के थ्रू ही बता सकते हो, रेड फाइबर और व्हाइट फाइबर। आपको कोई भी बोले कि रेड फाइबर में बेटा मायोग्लोबिन क्या होता है, तो आप बोलोगे मायोग्लोबिन रेड कलर का, रेड फाइबर पूछ रहे हैं, मायोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा होगा, तो क्या होगा बेटा? मायोग्लोबिन ज्यादा होगा अमाउंट में। मायोग्लोबिन ज्यादा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा तो ब्लड सप्लाई भी ज्यादा, ब्लड सप्लाई ज्यादा तो वो ऑक्सीजन की भी सप्लाई ज्यादा। रेड फाइबर्स के अंदर मायोग्लोबिन कम, माइटोकॉन्ड्रिया कम, ब्लड सप्लाई कम, और ऑक्सीजन सप्लाई भी कम। बट बात आ जाती है, और वहां पे एग्जामिनर आपको फंसाता है, ये वाला पॉइंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, इससे पहले मैं आपको ये 3 पॉइंट समझाता हूं, फिर मैं आपको पीछे लेके आता हूं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। क्योंकि देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें लेस लिखा हुआ है, बच्चा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, सर ये बात तो समझ आ गई कि ये सारे पॉइंट एक दूसरे से लिंक करते हैं कि मायोग्लोबिन ज्यादा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा तो ब्लड सप्लाई भी ज्यादा, ऑक्सीजन सप्लाई भी ज्यादा, तो सर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ज्यादा होना चाहिए। ये क्यों कम है इधर, और इधर क्यों ज्यादा है? क्योंकि इधर कम होना चाहिए तो ज्यादा होना चाहिए, मतलब ऐसा आप सोच रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये सही है। इस पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा, इससे पहले मैं आपको ये पॉइंट समझाता हूं, 3 पॉइंट। ठीक है, और उससे पहले भी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। बेटा ये जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं वो किन लोगों में ज्यादा डेवलप होते हैं?
ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, किन लोगों में ज्यादा डेवलप होते हैं? जो मैराथन रनर होते हैं ना बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं, जो मैराथन रनर होते हैं उसके अंदर ही ज्यादा डेवलप होते हैं। और ये जो मसल फाइबर है वो किस में अंदर डेवलप होते हैं? जो स्प्रिंटर्स जो होते हैं, ठीक है। स्प्रिंटर्स का मतलब ये होता है कि जो बहुत छोटी दूरी की रेस दौड़ते हैं, मतलब कि 100 मीटर रेस, आपने भी स्कूल्स वगैरह में है ना रनिंग करी होगी, है ना, कंपटीशन में है ना पार्टिसिपेट किया होगा। तो जो 100 मीटर रेस होती है, 200 मीटर रेस होती है, वो बहुत कम समय के लिए होती है और बहुत तेजी से दौड़ना होता है। और जो मैराथन होती है वो बहुत लंबे समय के लिए होती है और पर्टिकुलरली वहां पे बहुत देर तक दौड़ना पड़ता है, जैसे कि है ना 15 किलोमीटर्स की होती है, 10 किलोमीटर्स की होती है, 5 किलोमीटर्स की होती है, लगातार दौड़ना होता है। तो आप मेरे को बताइए कि मैराथन में आपको तेज दौड़ना होता है या धीरे दौड़ना होता है? यस, आपको धीरे दौड़ना होता है, क्योंकि आपको बहुत लंबे समय तक दौड़ना है, उसके अंदर एक फेस में दौड़ना होता है। और जो स्प्रिंटर्स होते हैं, जो बहुत कम दूरी पे दौड़ते हैं, जो 100 मीटर रेस में दौड़ना है अगर मान लीजिए, तो उसमें धीरे दौड़ना होता है या तेज दौड़ना होता है? यस, तेज दौड़ना होता है। तो इस तरह के जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके अंदर इस तरह के मसल्स ज्यादा डेवलप होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैराथन रनर के अंदर रेड मसल फाइबर उसके थाई के अंदर और उसके काफ्स के अंदर, मतलब उसके काफ्स और थाई के अंदर वो ज्यादा डेवलप्ड होंगे, और जो स्प्रिंटर्स होंगे उसके अंदर व्हाइट मसल फाइबर ज्यादा डेवलप होंगे। इसका रीजन क्या है वो समझिए बेटा। क्योंकि देखिए, आप मेरे को बताइए, जो मैराथन रनर है, इस मैराथन रनर को बहुत लंबे समय तक दौड़ना है, इसको बहुत लंबे समय तक दौड़ना है, तो इसको पर्टिकुलरली ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूस चाहिए। तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूस चाहिए, तो उसको ब्लड सप्लाई कंटिन्यूस चाहिए। ब्लड सप्लाई के साथ साथ उसको माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया के ज्यादा उसको मायोग्लोबिन भी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इसको कंट्रोल, इसको पर्टिकुलरली बीच में फेटिक नहीं होना, उसको थकना नहीं है, तो उसको मसल को हमेशा एरोबिक कंडीशन में रखना है। तो एरोबिक कंडीशन में रखना है तो पर्टिकुलरली वहां पे मायोग्लोबिन अमाउंट ज्यादा होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए वो दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, मसल फेटिक नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए उसी के साथ में ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, स्लो होता है। धीरे धीरे दौड़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्लो हो रहा है, बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक हो रहा है, लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब ऐसे नहीं बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, धीरे हो रहा है बट बहुत लंबे समय तक हो रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसके अंदर एटीपी का जो प्रोडक्शन है डिपेंड्स ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन। एटीपी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी है, माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट अच्छा है, इसके अंदर मायोग्लोबिन अच्छा है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि हम लोग जो लंबे समय तक जो दौड़ते हैं, मैराथन रनर होते हैं, उनकी जो मसल्स होती है वो एरोबिक कंडीशन में रहती है, एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, और एटीपी जो प्रोड्यूस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन से होती है। तो इसलिए हम लोग रेड मसल फाइबर्स को हम लोग एरोबिक मसल फाइबर्स भी बोल देते हैं, क्योंकि ये एरोबिक कंडीशन में काम करते हैं, ठीक है, एरोबिक कंडीशन बनाए रखते हैं ये, है ना। इसके बाद में यहाँ पे नो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर ये जो ग्लूकोज होता है, ये अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हुए तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन जब होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, और जब लैक्टिक एसिड बनता है बेटा तो लैक्टिक एसिड जो होता है मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है और मसल फेटिक होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, नो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, तो इसलिए मसल फेटिक भी नहीं होता। इसलिए तो बेटा 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर तक दौड़ते रहते हैं ये लोग। क्या ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर करे, इस एग्जांपल के थ्रू क्लियर करे हम लोगों ने। वैसे स्प्रिंटर्स बेटा बहुत तेजी से दौड़ना, उनको बहुत तेजी से दौड़ना है, इंस्टेंट आपको एनर्जी चाहिए आपको, और उसके बाद में मसल फेटीग हो जाएगी, क्योंकि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से होता है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट होता है, बट फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, और बहुत तेजी से होता है। सिंपल सी बात है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और बहुत कम समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, मसल धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्ट रह पा रही है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पे जो एटीपी प्रोडक्शन जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण हो रहा है। तो इसलिए ये जो मसल फाइबर है ये एनारोबिक कंडीशन में आ जाते हैं जैसे ही थोड़ी देर बाद में ऑक्सीजन का डिप्लीशन होता है। इसलिए तो होता है बेटा कि 100 मीटर जैसे आप दौड़ते हो पूरा दम लगा देते हो आप, और जैसे ही आप फिनिश लाइन तक पहुंचते हो उसके बाद में अगर आपको कोई बोले कि वापस से 50 मीटर दौड़ लीजिए या 100 मीटर दौड़ लीजिए, आप नहीं दौड़ पाओगे बेटा, क्योंकि बिल्कुल लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि मसल जो होगी मसल्स अब एनारोबिकली रेस्पायर कर रही है आपकी, ठीक है। तो इसका मतलब एक सडन एनर्जी देता है ये,
सडन एनर्जी के कारण आप दौड़ लेते हैं और बट उसके बाद में आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं पूरी तरह से, क्योंकि लैक्टिक एसिड उधर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा? ठीक है। तो इस वाली साइड में रेड मसल फाइबर में क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा, मायोग्लोबिन ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, तो ये मसल जो है बहुत लंबे समय तक काम करेगी, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगी, स्लो कॉन्ट्रैक्शन होगा, लॉन्गर पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्शन होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होगा, एटीपी का सोर्स रहेगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और अपना मसल बहुत लंबे समय तक काम करेगी। यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम, माइटोकॉन्ड्रिया कम, मायोग्लोबिन का अमाउंट कम, तो क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से हो जाएगा, एक बार बहुत शॉर्ट समय के लिए होगा, मसल एनारोबिकली रेस्पायर करेगी, थोड़ी देर बाद में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा और मसल फैटीग कर जाएगी। अब आ जाइए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जिसके ऊपर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन 100% पूछेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप खुद दिमाग लगाइए बेटा, यहां पे इस पॉइंट के थ्रू ये पॉइंट क्लियर होता है। अगर कोई मसल फाइबर बेटा बहुत धीरे से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बहुत लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, धीरे बहुत लंबे समय तक, धीरे बहुत लंबे समय तक, तो इस मसल फाइबर को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा चाहिए होगा या कम चाहिए होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत धीरे हो रहा है, कैल्शियम आए ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड किए, मसल कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे हो रहा है और बहुत लंबे समय तक हो रहा है, तो वापिस जाने की जरूरत ही नहीं है और ज्यादा कैल्शियम आयन की भी जरूरत नहीं है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या हो गया, कम हो गया। वापिस से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मसल फाइबर क्या हो रही है बेटा, बहुत धीरे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ऐसे नहीं बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बहुत धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और बहुत लंबे समय के लिए हो रही है, तो कैल्शियम का अमाउंट कम है, कैल्शियम का अमाउंट कम चाहिए होगा, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कम चाहिए होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मसल बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बहुत कम समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो यहाँ पे कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा चाहिए होगा, बहुत तेजी से कैल्शियम आएंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, प्रोपोनिन को अपनी जगह से हटाएंगे, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, तो कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा चाहिए होगा, तो यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी अमाउंट ज्यादा चाहिए होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा आपको? तो ऐसा नहीं कि सर मायोग्लोबिन भी कम, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम, ब्लड सप्लाई भी कम, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कम। या तो ऐसे याद रख लो कि बाकी सारों का उल्टा ये होता है। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाई दिया है कि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बहुत लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो कैल्शियम मेरे को कम चाहिए, कैल्शियम कम चाहिए, तो मेरे को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इतना ज्यादा नहीं चाहिए। मसल बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बहुत कम समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो कैल्शियम का अमाउंट मेरे को ज्यादा चाहिए, और कैल्शियम का अमाउंट मेरे को ज्यादा चाहिए, तो मेरे को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या चाहिए बेटा, ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर एग्जांपल के थ्रू बिल्कुल क्लियरली समझा दिया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, अब आपको वो क्लियर बन जाएगा। देखेंगे बेटा, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है हमारा मसल्स का, ठीक है, जिसके अंदर आपको मस्कुलर डिसऑर्डर बता रखे हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड टिटैनी के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बेटा माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, फिर सेकंड हम लोग देखेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और थर्ड देखेंगे टिटैनी। देखिए बेटा, माइस्थेनिया ग्रेविस का मतलब क्या होता है? माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसी डिजीज है बेटा जिसको हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अभी आप अपने सिलेबस में आगे आगे जानेंगे, कुछ ऐसी डिजीजेस होती है, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे बॉडी में, जिसमें हमारे बॉडी के सेल्फ सेल्स के अगेंस्ट ही कुछ सेल्स काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ सेल्स कौन से बेटा? बेसिकली डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा हूं मैं। तो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, उनका काम क्या है बेटा? उनका काम है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। कुछ पैथोजेंस, जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस जो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, जो नॉन सेल्फ है, नॉन सेल्फ का मतलब हमारे बॉडी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनके अगेंस्ट वो क्या करते हैं? फाइट करते हैं, उनके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी बनाते हैं। अभी जैसे कि आप पूरा ये कोरोना के चक्कर में आप ये समझ भी रहे हैं चीजें कि कोरोना वायरस जब बॉडी के अंदर एंटर होता है तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का जनरेशन होता है, और वही तो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्लाज्मा थेरेपी है, कि प्लाज्मा डोनेट करते हैं, तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है बेटा? एंटीबॉडी होती है। तो जिसके अंदर कोरोना का वायरस आ गया, उसके अंदर वो एंटीबॉडी है, तो वो क्या है? वो नॉन सेल्फ है, वो कोरोना हमारे बॉडी से बिलोंग नहीं करता है। तो वैसे ही बेटा कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है? उसके अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। अब ऐसा डिसऑर्डर जिसमें कोई बाहर से कुछ भी नहीं आया है, बट हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट क्या बनाने लग गया? एंटीबॉडी बनाने लग गया। ठीक है ना?
तो ये बात आपको समझ आई कि हमारे बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट अगर हमारा इम्यून सिस्टम एक्ट करने लग जाए, उस तरह के डिसऑर्डर्स को हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी के सेल्स ही हमारे इन पर्टिकुलरली मसल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को पता है बेटा, मैंने अभी आपको सार्कोलेमा के बारे में बताया था। ठीक है, मैंने आपको सार्कोलेमा के बारे में बताया था अभी। सार्कोलेमा के ऊपर मैंने अभी आपको यह बताया था कि उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, जिनको हम लोग एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। अब हमको यह भी पता है कि मोटर न्यूरॉन होते हैं बेटा, वहां से एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, वो एसिटाइल कोलिन इन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, सोडियम आयन चैनल खुलेंगे, सोडियम इन्फ्लक्स होगा, मेम्ब्रेन डिपोलराइज होगी। वो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक केस बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि इस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, इस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए। मान लीजिए कि इधर एंटीबॉडी बन गई, वो एंटीबॉडी इस तरह से यहां पे आके बाइंड कर गई, या तो सब पे बाइंड कर गई, या कुछ पे बाइंड करी, कुछ को छोड़ दिया अभी भी। तो अब मेरे को बताइए कि अगर अब इसके ऊपर बाइंड कर गई, और मान लीजिए कि हम लोग इधर बोलते हैं कि बेटा यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, वो एसिटाइल कोलिन क्या इसके ऊपर अब बाइंड कर पाएगा? मान लीजिए ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, तो क्या ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के लिए ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स अभी अवेलेबल हैं? तो आप बोलोगे सर नहीं है। तो जब तक ये बाइंड नहीं करेगा, जब तक मेम्ब्रेन डीपोलराइज नहीं होगी और मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। और यही इंटरेस्टिंग चीज होती है माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर। इसमें क्या होता है बेटा कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हमारे सेल्स हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स क्या करने लग जाते हैं, इन सार्कोलेमा के ऊपर प्रेजेंट इन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लग जाते हैं। पहली बात ये, जब ये एंटीबॉडी बन जाती है और ये एंटीबॉडी इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, तो ये रिसेप्टर्स जो हैं अब अवेलेबल नहीं है किसके लिए बेटा, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के लिए अवेलेबल नहीं है। और जब ये अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या होगा बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है ना। तो इन तरह के पेशेंट्स के अंदर किस तरह के ना मतलब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, फिजिकल डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इन तरह के पेशेंट्स में क्या होता है कि एक आईलिड जो है, वो एक आईलिड को वो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बिल्कुल यूं गिरी हुई रहेगी। एक आईलिड को कंट्रोल कर लेगा, एक आईलिड बिल्कुल गिरी हुई रहेगी ऐसे। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलरली मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल्स तो भेज रहा है इधर, बट यहाँ पे जो मसल्स है, उस मसल्स फाइबर के ऊपर जो सार्कोलेमा के ऊपर जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं, उसको ब्लॉक कर रखा है किसने, एंटीबॉडी ने। तो आप कितना ही सोचते रहे इस आईलिड को ओपन करने के लिए, वो खोल ही नहीं पाएंगे। इनकी फेशियल मसल जो होती है लटकी हुई रहती है, क्योंकि बेटा फेशियल मसल्स के अंदर भी एक हद तक कॉन्ट्रैक्शन रहता है, जब भी एक शेप मेंटेन रहता है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर ये होता है, ये क्या कर रही है कि ये जो साइड है बेटा, मैंने आपको बताया कि ये जो होता है इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। The junction between a motor neuron and a sarcolemma of a muscle fiber is known as neuromuscular junction. ठीक है, तो क्या कर रहा है कि it will affecting the neuromuscular junction। कैसे अफेक्ट कर रहा है वो मैंने आपको डायग्रामेटिकली बता दिया कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं सार्कोलेमा के ऊपर, उसको ब्लॉक कर देता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। क्योंकि हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रहे हैं, तो इसलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोल रहा हूँ। क्या ये बात क्लियर है बेटा आपको? ठीक है, चल इसके बाद में इसके वजह से क्या होता है, इट विल लीडिंग टू फेटिग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। फेटिग हो रहा है बेटा, है ना, ऐसा लग रहा है कि मसल बहुत ज्यादा थक गई है। फेटिग का मतलब थकना ही होता है। वीकनिंग, मसल धीरे धीरे वीक होती जाती है, क्योंकि किसी मसल का आप अगर काम ही नहीं ले पाओ तो वो मसल धीरे धीरे वीक होने लग जाती है। और पैरालिसिस, मैंने जैसे बताया कि ये आईलिड गिरी हुई है तो गिरी हुई है, आप कितने ही जना सोच रहे हो ये उठ नहीं पा रही। पैरालिसिस में यही तो होता है बेटा। अगर किसी बॉडी का हाफ, किसी पर्सन का बॉडी का 1/2% जो होता है
एक्सक्यूज मी। तो अगर किसी बॉडी का मतलब किसी पर्सन की बॉडी का हाफ पर्सन जो होता है वो पैरालाइज हो जाता है, हाफ पोर्शन जो है वो पैरालाइज हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि वो पैरालाइज है तो वो सोच नहीं पा रहा, मतलब सोचना ही बंद हो गया। वो सोच तो रहा है, वो सोच रहा है कि मैं इस हैंड को मूव करूं, बट वो कितना ही सोच रहा है, कितना ही सिग्नल भेज रहा है, बट वो मूव हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि कुछ ना कुछ है ना, क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के अंदर एक वायरिंग की तरह, जैसे हमारे घर के अंदर वायरिंग होती है और लाइट्स वगैरह उसी की वजह से जलती है, तो बीच में अगर कोई भी वायर कट हो जाती है तो क्या वो लाइट काम कर पाएगी, क्या वो फैन काम कर पाएगा? वैसे ये भी है बेटा। तो वैसे मैंने आपको बोला कि सिग्नल्स तो पहुंचे हैं इधर, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर भी इधर रिलीज हो रहा है, बट इसके लिए यहाँ पे क्या नहीं अवेलेबल है, इधर रिसेप्टर्स अवेलेबल नहीं। क्यों नहीं अवेलेबल है? बिकॉज द एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए बेटा माइस्थेनिया ग्रेविस कंप्लीट। इसके बाद में आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किसके वजह से होता है बेटा? एक प्रोटीन होता है हमारे बॉडी के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ठीक है, तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो होता है वो डिस्ट्रोफिन जीन बनाता है। कौन बनाता है? डिस्ट्रोफिन जीन बनाता है। और ये जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन का मतलब ये होता है बेटा कि ये मसल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्टिन एंड मायोसिन एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। वैसे ही एक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो होता है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, मसल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, वो मसल फाइबर के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये मसल फाइबर का जो स्ट्रक्चर है वो अब मेंटेन नहीं हो पाएगा। जब मसल फाइबर का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होगा तो मसल फाइबर क्या होती है, धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली डीजनरेट होने लग जाती है। बेटा कोई भी मसल है, जैसे कि अगर ये मसल फाइबर है, इसका अगर स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो पाएगा तो ये डीजनरेट करने लग जाएगी। तो वैसे ही अगर मान लीजिए कि ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन अगर एब्सेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, अब देखिए प्रोटीन और ये जीन से रिलेटेड है, तो ये जो चीज होती है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर में आता है, ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। और इसी के ऊपर क्वेश्चन बना था कब आपका बेटा? लास्ट ईयर 2019 के अंदर क्वेश्चन बना था कि आपको दे रखे थे 4 ऑप्शन और आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल का मतलब जो पेरेंट से मिला है, जेनेटिक डिसऑर्डर पूछ रहा है वो आपसे, और उसका आंसर जा रहा था बेटा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अगर पेरेंट्स के अंदर ये जीन डिफेक्टिव है, डिस्ट्रोफिन जीन डिफेक्टिव है, तो वो हमको इनहेरिटेबल मिलेगा ही मिलेगा। और हमको क्या होगा बेटा? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी। एक एज के बाद में प्रोग्रेसिवली मसल क्या हो जाएगी? डीजनरेट करने लग जाएगी। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब आ जाइए बेटा टिटैनी। बेटा जो टिटैनी है और टीटनस है दोनों में अंतर है, ये बात आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। टीटनस जो होता है वो एक पैथोजन के कारण होता है, जो बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्राइडम टिटैनी। ठीक है, वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है, और उसको हम लोग लॉक जॉ डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो ये लॉक जो जॉ है वो क्या हो जाती है? लॉक हो जाती है। लॉक का मतलब या तो वो खुल गई तो खुली रह जाती है, या तो वो बंद है तो वो बंद ही रह जाती है, तो उसको हम लोग लॉक जॉ डिजीज भी बोलते हैं। तो वो किसके कारण हो रहा है? बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। बट हम लोग इधर डिस्कस कर रहे हैं बेटा मस्कुलर है ना डिसऑर्डर, और इसके अंदर जो टिटैनी है, ये जो टिटैनी है ये जो होता है ये होता है लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के अंदर अगर कैल्शियम क्या होगा, अगर कम होगा, तो उसके कारण क्या होता है? मसल जो होती है उसके अंदर रैपिड स्पैज्म और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। अब ये जो रैपिड स्पैज्म है और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए स्पाज्म का मतलब होता है इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन। इसको हिंदी में हम लोग एंठन भी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग कभी कभार, आपने भी महसूस किया होगा, आप बैठे हुए और एकदम से आपको पैर जो है, आपके जो एड़ी वाला पोर्शन है या पंजे वाला पोर्शन है, उसमें एकदम से मरोड़े से मतलब वो मुड़ाव से आने लग जाता है, ऐसे बोलते हैं कि नस चढ़ रही है, तो वो मसल इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। आप कुछ नहीं कर रहे, वो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है, फिर वो थोड़ी देर बाद में सही हो जाती है। तो वो तो एक नॉर्मल कंडीशन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पैज्म, वो तो नॉर्मली होता है। वाइल्ड इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन और रैपिड स्पैज्म ये होता है लो कैल्शियम के कारण, इसको हम लोग टिटैनी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मसल एक बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट हुई एक बार, फिर रिलैक्स हो गई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर रिलैक्स हो गई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर रिलैक्स हो गई। और ये बात ध्यान रखनी बेटा, ये इनवॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है।
अगर मैं अपने विलिंगली कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं अपने विलिंगली उसको कॉन्ट्रैक्ट भी करवा रहा हूँ, रिलैक्स भी करवा रहा हूँ। बट इनवॉलंटरी एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कोई मसल तो आप क्या ही कर लोगे। तो वॉलंटरी मसल जो होती है, स्केलेटल मसल, वो क्या हो रही है, इनवॉलंटरली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। क्यों? ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन बॉडी फ्लूइड। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, डाइट के अंदर कैल्शियम का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रैपिड स्पैज्म होता है और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा मैंने आपको मसल से रिलेटेड सारे डिसऑर्डर्स भी बता दिए। एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन हम लोगों ने कंप्लीट करा है। आई होप ये चैप्टर जो मस्कुलर जो पर्टिकुलरली सिस्टम है वो आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, है ना। फिर भी आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आपका बिल्कुल, है ना, वेलकम है। आप अपने सर्वोत्तम, है ना, डाउट पोर्टल के ऊपर जरूर मेरे से क्वेश्चन पूछिएगा, आपको एक एक सवाल का जवाब उधर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर की जिम्मेदारी मेरी है, तो बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल आपके एग्जाम से पहले तक, ठीक है, बिल्कुल आपके एग्जाम से पहले तक सारे आपके जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स क्लियर करने की भी जिम्मेदारी मेरी ही रहेगी। तो आप उसके लिए निश्चित हो जाइए। एनसीईआरटी बिल्कुल आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन आपको बाहर के भी मिलेंगे, जो कंटेंट अब नहीं आता है तो वो क्वेश्चन आप या तो स्किप कर सकते हैं, है ना, या तो फिर आप उसको मॉड्यूल के पीछे आपको थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत उसका कंटेंट मिलता है तो वो आप थोड़ा सा पढ़ के उस क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। बट मेरे को लगता नहीं कोई जरूरत है, क्योंकि आप लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन देखेंगे और ट्रेंड देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे को एनसीईआरटी के ऊपर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए और एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन ही मेरे को ज्यादा लगाने चाहिए। आप सबसे पहले इसको चैप्टर को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी से आप सबसे पहले आप एक्सरसाइज 3rd सॉल्व करिए, उसके बाद में आप 1st सॉल्व करिए एंड देन 2nd सॉल्व करिए। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप सर्वोत्तम पोर्टल पे आप अपना डाउट पूछिए, आपको विद इन अ डे उसका जरूर इसका जवाब भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मस्कुलर सिस्टम आज कंप्लीट करा है, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास से, जहाँ पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ मूवमेंट बताया, है ना, टाइप्स ऑफ मसल्स बताए, फिर मैंने स्केलेटल मसल्स को आपको डिटेल में बताया, फिर मैंने आपको स्केलेटल मसल्स के अंदर भी जो प्रोटीन्स हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स के बारे में बताया, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखी, और आज हम लोगों ने रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर के बीच में डिफरेंस देखा, और इसी के साथ हम लोगों ने मस्कुलर डिसऑर्डर पे ये चैप्टर खत्म कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, और सर्वोत्तम के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और आपको आगे भी इसी तरह से बेहतरीन लेक्चर्स मिलते जाएंगे। ओके, थैंक यू।